नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप अपने निवास स्थान के ऊपर स्वस्थ और मस्त होंगे। पिछला वीडियो हमने राज्यसभा का बनाया था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वो आज नया टॉपिक लेते हैं, उसी से आगे लोकसभा को पढ़ते हैं। थोड़ा विलंब हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज एक नया वीडियो लेते हैं लोकसभा के बारे में। ये क्या है? ये प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, जैसे मैं कहता आया हूँ, प्रत्येक वीडियो के लिए बोलता हूँ कि महत्वपूर्ण सामग्री है। हर एक बिंदु वाइज अपनी महत्ता रखती है, अपना इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही सदाबहार प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पता नहीं, मैं कह भी नहीं सकता आपको कि कितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत। ऐसे क्वेश्चनों की शुरुआत हम लोग पहले करेंगे जिसमें लोकसभा के सरल, साधारण और सामान्य प्रश्न जो नित्य नए एग्जाम में, मतलब किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए करते हैं। देखो, लोकसभा सदन लिखा है मैंने, तो लोकसभा से पहले मैंने आपको बताया कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर संसदीय व्यवस्था है और संसद का जो निर्माण होता है वो अनुच्छेद 79 के तहत होता है। संसद के अंदर मुख्य रूप से दो सदन पाए जाते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, और राष्ट्रपति इसका अभिन्न होता है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। राष्ट्रपति के बारे में मैंने वीडियो डाल रखा है, आप लोग उसके अंदर उसका परिचय समझ सकते हैं। दूसरा, मैंने राज्यसभा के बारे में भी एक महत्वपूर्ण वीडियो डाला है जो लास्ट टाइम पे आपने पढ़ा होगा। आज हम लोग लोकसभा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आता है, हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि लोकसभा को अन्य और किस नाम से जानते हैं। तो पहले इसके अन्य नामों की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बनता है। तो देखो, पहले मैं बोलता हूं, आप लोग अपनी कॉपी लेके उसको लिखते जाइएगा और फिर मैं बोर्ड पे भी लिख दूंगा उसको। क्या है लोकसभा के नाम? पहला, ये लोकप्रिय सदन है। कौन सा सदन है? लोकप्रिय सदन है, इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। एक, इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, अभी बोर्ड पर बात करेंगे उसकी। तीसरा, इसको प्रथम सदन कहा जाता है, ये पहला सदन है हमारे संसद का। चौथा नाम, इसको निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, इसको निम्न सदन के नाम से भी बोला जाता है। और आपको थोड़ी सी हंसी आएगी, इसे पागलों का सदन भी कहते हैं। क्या मानेंगे आप? पागलों का सदन भी कहा जाता है इसे। और क्या है? ये जनप्रतिनिधियों का सदन भी है, इसे जनप्रतिनिधियों का सदन भी कहते हैं। तो क्या क्या नाम है अपन लिखते हैं, देखिए इनके उपनाम। जैसे पहला नाम है, इसको निम्न सदन कहते हैं हम लोग। कौन सा सदन कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन के अलावा दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम अपन लिख सकते हैं, इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। कौन सा सदन कहते हैं? लोकप्रिय सदन। तीसरा, इसको प्रथम सदन भी कहते हैं, इसको प्रथम सदन भी कहते हैं, इसको प्रथम सदन भी कहते हैं। तो प्रथम सदन से भी इसको जाना जाता है। चौथा, इसको पागलों का सदन भी कहते हैं। काय का सदन कहते हैं? पागलों का सदन भी कहते हैं इसे। पांचवा, इसको जनप्रतिनिधियों का सदन भी कहा जाता है। जनप्रतिनिधियों का सदन भी इसे कहा जाता है। छठा, इसको निम्न सदन हो गया, लोकसभा हो गया, प्रथम सदन हो गया, पागलों का सदन हो गया, जनप्रतिनिधियों का सदन हो गया। एक नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतियोगिता है, वो है, इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। कौन सा सदन कहा जाता है? अस्थायी सदन भी कहा जाता है। एक नोट इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, कि इस नोट को आप थोड़ा सुनिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। क्या है वो नोट? सब एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, ये किस सदन के लिए कहा जाता है? सब एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, ये किस सदन के लिए कहा जाता है? तो देखो, ये भी लोकसभा के लिए कहा जाता है। तो इसके नाम आ गए इस प्रकार से: निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन, पागलों का सदन, जनप्रतिनिधियों का सदन, अस्थायी सदन। एक बार आप इसे नोट करिए, फिर इसके आगे के बारे में बात करते हैं। नोट करिए आप इसको। चलिए, अब अगर कोई विद्यार्थी ये जानना चाहे कि इन्हें इस प्रकार से क्यों कहते हैं, तो मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूं आप लोगों को कि निम्न सदन तो इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत के, देश के
जनता जो है वो इसमें हिस्सा ले सकती है, और जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है हमारे भारत के नागरिक के तौर के ऊपर, वो अपने मतदान के द्वारा अपने मत का प्रयोग करके इसमें हिस्सा ले सकता है। तो उस व्यक्ति के द्वारा भी एक योगदान भारत की संसदीय प्रणाली में दिया जाता है। तो निम्न से निम्न व्यक्ति भी संसदीय शासन प्रणाली में हिस्सा ले सके, अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करके, अपने मनपसंद उम्मीदवार का चुनाव करके। तो इसलिए इसे निम्न सदन कहा जाता है। लोकप्रिय इसलिए क्योंकि जनता जब अपने मत का प्रयोग करके और सरकार का निर्माण करवाती है तो आमतौर से अपने आप को उसमें जुड़ाव महसूस करती है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। प्रथम सदन है ये हमारे देश की, क्योंकि इसी में हमारी सरकार बनती है। पागलों का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप लोग कई बार देखते हो सदन की जब कार्रवाई चलती रहती है तो लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष भी बेचारा कई बार परेशान हो जाता है तो उसको स्थगित करनी पड़ती है बैठक को। तो यहाँ इस वजह से इनको पागलों का सदन कहा जाता है। जनप्रतिनिधि का सदन का मतलब समझ सकते हो आप लोग, जनता द्वारा जब मत का प्रयोग किया जाता है और अपने उम्मीदवार का चुनाव जीता जाता है अपने पसंद के उम्मीदवार के द्वारा, जब वो सदन में पहुंचता है तो जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया, इसलिए जनप्रतिनिधि सदन कहते हैं। अस्थायी सदन क्यों करते हैं इसे? अस्थायी सदन से क्वेश्चन बन सकता है। अस्थायी सदन का मतलब ये है कि देखिए दूसरा बिंदु है हमारे पास यहाँ पर इसके कार्यकाल। चलो तो कार्यकाल से समझते हैं अपन इस बात को। यहाँ अब इस बात को मैं मिटा रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को इस बात को थोड़ा सीरियसली लेते हुए समझ में आया होगा। अब देखो मैंने कहा इसे अस्थायी सदन कहा जाता है, इसका नाम मैंने लिखा था कि इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। अब अस्थायी सदन का मतलब किससे ले, कार्यकाल से लेते हैं। आमतौर के ऊपर लोकसभा के बारे में पूछ लिया जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल, अगर अपन कार्यकाल समय अवधि के बारे में बात करें तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष के लिए है? 5 वर्ष के लिए है, अधिकतम 5 वर्ष के लिए हो सकता है, ऐसा हमारे संविधान में उल्लेखित है। लेकिन यहाँ इसे अस्थायी सदन कहा गया है, इसका मतलब ये है कि लोकसभा बहुत बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ता है, और कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि लोकसभा सदन मतलब जिसकी सरकार है वो अपना विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाती, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ पारित हो जाता है, जिसकी वजह से समय से पहले ही उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। मतलब सरकार जो है वो भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है समय से पहले, कहने का मतलब ये है। तो लोकसभा कई बार टाइम से पहले भंग हो जाती है, इसलिए इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। और मैंने कहा सब एक साथ तैरते हैं, सब एक साथ डूबते हैं, तो अगर किसी एक मंत्री के द्वारा भी इस्तीफा दे दिया जाए तो सरकार गिरी हुई मानी जाती है। इसलिए बहुत बार देखो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपने सुना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक बार 13 दिन चली थी, फिर एक बार 13 महीने चली, और फिर 5 साल चली। तो दिन भी हो सकते हैं इसके अंदर। अगर कोई व्यक्ति जो सरकार के व्यक्ति का नाम तो नहीं लेंगे अपन, अगर किसी सरकार के द्वारा बहुमत सिद्ध करके और कार्यकाल आरंभ किया जाए, जो कि गठजोड़ सरकारों में ऐसा पाया जाता है। आज के दिन में तो मोदी सरकार है इसलिए कोई समस्या नहीं आ रही, लेकिन पहले के विद्यार्थियों ने अपने प्रत्यक्ष जीवन में देखा होगा, जैसे मैंने देखा है कि 1990 के बाद का जो दौर है वो गठबंधन सरकारों का दौर रहा है। उसमें हमेशा गठजोड़ करके सरकारें बनाई जाती हैं और प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करना संभव नहीं हो पाता है। इस वजह से कई प्रकार की इस प्रकार की मांगे बोल लेते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कोई गठजोड़ किया और 5 आदमियों को मैंने इकट्ठा किया, अब मैं 5 को तो संतुष्ट नहीं कर सकता। एक आदमी बोले मुझे रेल मंत्री बनाइए, लेकिन ये संभव हो नहीं सकता। अगर मुझे रेल मंत्री नहीं बनाता तो वो अपना जो मेरे को समर्थन दे रखा है वो वापस खींच लेता है। तो ऐसे स्थिति में अल्पमत में सरकार आ जाती है और वो अपना बहुमत स्थापित नहीं कर पाती। तो ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाती है। तो ये अस्थायी सदन, इसलिए इसके जो सदस्य हैं, लोकसभा का तो 5 वर्ष ही, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अधिकतम हो सकता है और न्यूनतम की कोई समय सीमा नहीं है। न्यूनतम में ये दिन में भी समाप्त हो सकता है, मतलब कि कुछ दिनों के अंदर, महीनों के अंदर भी समाप्त हो सकता है, मतलब कुछ महीने ही सरकार चला सके, और कई बार 2-3 साल तक भी सरकार चल पाती है। लेकिन अधिकतम समय जो है इसका वो 5 वर्ष है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। जैसे मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ आप लोगों को। महत्वपूर्ण सवाल भी बन जाता है वो क्या है, आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी लोकसभा थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। भारत की प्रथम लोकसभा कौन सी थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया।
इसके साथ में एक और क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो तो ध्यान रखिएगा, जो चौथी लोकसभा थी, कौन सी लोकसभा? चौथी लोकसभा। जो चौथी लोकसभा थी, इस लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। पहली बार हमारे भारत के अंदर चौथी लोकसभा ने ही इस चीज को फेस किया है कि चौथी लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था और समय से पहले ही इस लोकसभा को भंग कर दिया गया था। तो ये सरकार किसकी थी? ये सरकार थी इंदिरा गांधी की। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की ये सरकार थी। तो ये ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी की सरकार थी। कब की बात है ये? तो ये बात है आपके 1970 की। 1970 के अंदर लोकसभा, जो चौथी लोकसभा थी, वो भंग हो गई थी और उस दौरान प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी जी थी। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए प्रथम बार लोकसभा कब भंग हुई, तो 1970 में भंग हुई। और कौन सी लोकसभा थी? वो चौथी लोकसभा थी। फिर क्या हुआ, इसके अंदर एक और क्वेश्चन निकल के आता है। आपसे पूछ लिया जाए, बताइए भारत के अंदर सबसे पहली बार मध्यावधि चुनाव कब हुए? भारत के अंदर सबसे पहली बार मध्यावधि चुनाव कब हुए? यह मध्यावधि से मतलब ये है कि किसी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और इस दौरान ही वो अल्पमत में आ गई, जिसकी वजह से लोकसभा भंग हो गई, देश के अंदर कोई शासन प्रणाली नहीं रह पाई, इसलिए दोबारा देश में चुनाव करवाने पड़े। तो देश के शासनकाल 5 साल नहीं हुआ और उस दौरान बीच में शासन स्थापित करवाने के लिए दोबारा चुनाव करवाए गए, उसी को मध्यावधि कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1971 के अंदर, 1971 के अंदर सबसे पहले हमारे देश में मध्यावधि चुनाव हुए थे। सबसे पहले हमारे देश में मध्यावधि चुनाव हुए थे। तो मध्यावधि के अंदर चुनाव हुए थे। कब हुए थे? 1971 में। और जब 1971 में हुई तो कौन सी लोकसभा गठित हुई? तो साहब 5वीं लोकसभा गठित हुई। कौन सी लोकसभा गठित हुई? आपकी 5th नंबर की लोकसभा गठित हुई। आपसे ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि 5वीं लोकसभा किसके नेतृत्व में गठित हुई? तो फिर इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ही गठित हुई थी। किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गठित हुई थी। यहाँ एक और क्वेश्चन बन जाता है, वो क्या है कि सबसे लंबा कार्यकाल आज तक कौन सी लोकसभा का रहा है? सबसे लंबा कार्यकाल आज तक कौन सी लोकसभा सरकार का रहा है? तो ध्यान रखिएगा, 5वें नंबर की जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है और लगभग 5 वर्ष और 6 महीने, 5 वर्ष और 6 महीने का कार्यकाल 5वीं लोकसभा का रहा है। तो यहाँ ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल आते हैं। बहुत एग्जाम देखिए हैं बेटा जिसके अंदर ये पूछा गया है कि बताइए पहली बार लोकसभा कब भंग हुई? तो 1970 में। पूछ लेते हैं कौन से नंबर की थी? तो चौथी नंबर की थी। पूछ लिया जाता है देश में पहली बार मध्यावधि चुनाव कब हुए? तो 1971 में हुए। किसके नेतृत्व में हुए? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुए। सबसे लंबा कार्यकाल कौन सी लोकसभा का रहा है? तो 5वीं लोकसभा का रहा है। कितने वर्ष? 5 वर्ष और 6 महीने के आसपास रहा है। चलो इससे आगे तो उम्मीद है समझ में आएगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन न्यूनतम की कोई समय सीमा नहीं है। कुछ दिनों के लिए भी चल सकती है, कुछ महीनों के लिए भी चल सकती है और कुछ साल के लिए भी चल सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी इसका बहुत सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है समझने की दृष्टि से, क्योंकि उनकी सरकार जो है दिन महीने साल सब देखे हैं उन्होंने। अगली बात करते हैं, अपना अगला पॉइंट जो है वो इनके सदस्यों की संख्या के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लोकसभा के अंदर सदस्यों की संख्या भी अपने आप के अंदर क्वेश्चंस लेके आती है। जैसे क्या? यहां मैंने लिखी है अवधि, तो सबसे कम अभी मैंने बता दी, सबसे कम जो अवधि रही है लोकसभा की वो कब रही है? चौथे नंबर की। और सबसे ज्यादा लंबी अवधि कौन सी रही है? 5वीं लोकसभा की। तो सबसे कम अवधि चौथी लोकसभा की और सबसे बड़ी ज्यादा 5वीं लोकसभा की। अब इनके सदस्यों की संख्या के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा के अंदर कितनी सदस्य संख्या है, तो ध्यान रखिएगा जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, अधिकतम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो अधिकतम तो आपकी 552 हो सकती है। अधिकतम संख्या आपके लोकसभा के, हमारे भारतीय संसद शासन व्यवस्था के अंदर अधिकतम लोकसभा की सदस्य संख्या 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है आपकी 545। 500 और कितनी है? 45।
इस 545 को अगर अपन कैटेगराइज करें, अलग अलग तरीके से बांटें, तो देखिए यहां मैं एक बात बोलूंगा जो इंपॉर्टेंट है, 543 और प्लस 2, इस तरीके से कितने बनते हैं 545। यहां बहुत जरूरी है ये बात करनी, क्योंकि ये बिल्कुल ताजा अपडेट है और आप बहुत से YouTube वीडियो देखोगे जो पुराने बने हुए हैं तो उसके अंदर इस बात का जिक्र नहीं है। अक्सर जो ताज़ा मुद्दे होते हैं वो बच्चों को भ्रमित कर देते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाते हैं और हम लोग उसको नहीं जान पाते या नहीं समझ पाते या उसके बारे में अपडेट नहीं रह पाते, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। वो क्या है, देखिए वर्तमान में 126वां संविधान संशोधन हुआ है। कौन सा हुआ है? 126वां। मैं उसे भी लिखना चाहूंगा यहाँ पर, 126वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसके तहत हमारे 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जो हैं, जो कि लोकसभा के सदस्य होते हैं और इन्हें राष्ट्रपति हमेशा से मनोनीत करता हुआ आया है, लेकिन अब हमारे लोकसभा के अंदर एक संविधान संशोधन हुआ है 126वें नंबर का, जिसके अंदर ये जो 2 एंग्लो इंडियन हैं, ये 2 एंग्लो इंडियन की व्यवस्था इसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है, अब से हमारे लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं रहेंगे। तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं रहेंगे तो इसका मतलब इस संख्या को अब काउंट नहीं किया जाएगा। तो क्या सदस्य संख्या 543 ही रह जाएगी? एक बार तो 543 ही रह जाएगी, लेकिन फिर इसको प्रावधान के द्वारा 545 किया जाएगा और 556 तो 552 तो अधिकतम हो सकती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। हमारे संविधान संशोधन एक तो हुआ है 84 और एक हुआ है 87 2002 के अंदर। एक 84 संविधान संशोधन 2002 और एक 87 संविधान संशोधन, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्या 2026 तक परिवर्तित नहीं होगी। ये बात कह रखी है 84 संविधान संशोधन के तहत। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि ये ताजा हो गया है संविधान संशोधन 126 नंबर का, इसके तहत 2 एंग्लो इंडियन नहीं रहे हैं, इसलिए अब इस व्यवस्था के अंदर थोड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन संख्या में परिवर्तन नहीं आएगा। आप जानते हैं इस बात को कि हमारे देश के अंदर जो संसदीय शासन व्यवस्था चलती है उसके तहत अनुच्छेद 82 है, एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 किस बारे में बात करता है? अनुच्छेद 82 परिसीमन आयोग के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? परिसीमन आयोग के बारे में। परिसीमन आयोग क्या है? तो परिसीमन आयोग के बारे में बात करिए अपन ने। परिसीमन आयोग क्या है? तो परिसीमन आयोग 2002 के अंदर न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया 2002 के अंदर। आपसे पूछ लिया जाए अब तक कितने परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा अब तक हमारे भारत में 4 परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं। कितने गठित हो चुके हैं? 4। कौन गठित हो चुके हैं? परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है इसमें से कि अब तक कितने भारत में परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं, तो 4 गठित हो चुके हैं। एक तो 1952 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1972 में और चौथा 2002 में। इस तरीके से ये 4 परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं और जो चौथा परिसीमन आयोग गठित हुआ था वो न्यायाधीश थे कुलदीप सिंह। कौन थे? कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। और परिसीमन आयोग होता क्या है मैं सरल शब्दों में बोल देता हूं। कई बार हम लोग हमारे गांव के अंदर, हमारे पंचायतों के अंदर ऐसा सुनते हैं चुनाव के दौरान कि अब की बार ये वाली पंचायत या फिर ये वाला गांव इस पंचायत में शिफ्ट हो गया, या फिर ये वाला पंचायत, ये इस पंचायत का गांव इसमें शिफ्ट हो गया। निर्वाचन क्षेत्र बदल जाते हैं, तो उसे ही केंद्र स्तर के ऊपर अगर देखें तो कुछ भौगोलिक क्षेत्र जो किसी और पंचायत में पढ़ा करते थे या और नगर पालिका में पढ़ते थे या फिर और विधानसभा क्षेत्र में पढ़ा करते थे, लोकसभा क्षेत्र में पढ़ा करते थे, अब वो बदलाव हो गया, उसके अंदर चेंजेस हो गया। कुछ लोग इधर के उधर हो गए, उधर के इधर हो गए। उसे ही परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार के ऊपर निर्धारित किया जाता है और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 82 में बता रखा है। कौन से अनुच्छेद में? 82 में। परिसीमन आयोग के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और बताना चाहूंगा। सरकार जो है
किसी भी प्रकार के कानून में परिवर्तन कर देती है। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, परिसीमन आयोग की जब सिफारिशें सरकार को भेजी जाती हैं तो सरकार इसमें बदलाव नहीं कर सकती। पहली बात, परिसीमन आयोग की सिफारिशों को सरकार लागू करने से मनाही नहीं कर सकती है और ना ही सरकार किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन के माध्यम से उस रिपोर्ट में फेरबदल कर सकती है। कहने का मतलब केवल और केवल सरकार चुप रह सकती है उस मामले में। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को सरकार लागू करने से मना नहीं करेगी, ना ही उसमें किसी प्रकार के संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन करेगी, सिर्फ चुप रहेगी और इसकी रिपोर्ट के आधार के ऊपर कार्रवाई करेगी। तो ये बात भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के दायरे में ही ये बात आती है। तो परिसीमन आयोग अब तक 4 बार गठित हो चुके हैं, 1952, 62, 72 और 2002। आइए देखो, चर्चा करते हैं अभी इस बिंदु के बारे में कि लोकसभा की सदस्य संख्या क्या है। यहाँ ये बिल्कुल अपडेट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सदस्य संख्या लोकसभा की वर्तमान में कितनी है तो 545 है, वर्तमान में 545 है। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है तो मैंने बताया आपको 552 हो सकती है। किस प्रकार से होगी ये तो 530 तो राज्यों से प्लस 20 कहां से होगी आपके केंद्र शासित प्रदेशों से और प्लस 2 कहां से होंगे मनोनीत सदस्य। इस प्रकार सारे अगर जोड़ लें तो ये 0 3 2 5 2 और 3 2 5, अच्छा सॉरी ये तो यहाँ 2 रहेगा, तो ये हो गया आप लोगों का 2 हो गया, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। तो अधिकतम तो 552 हो सकती है। 530 राज्यों से है, लेकिन वर्तमान में क्या है 545। 545 है किस तरीके से, यहां बहुत ध्यान से आप सुनेंगे इस बात को। 530 तो राज्यों से होने चाहिए और 20 होने चाहिए आपके केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 आपके हो गए एंग्लो इंडियन। इस तरीके से वर्तमान में 545 होना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी हमारे देश के अंदर जम्मू कश्मीर को लेके हमेशा 31 अक्टूबर से पहले जिस प्रकार से हमारी शासन व्यवस्था को परिवर्तित किया 2019 के अंदर, उसके बाद में जम्मू और कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था, उसको लेके हमेशा से संविधान के अंदर एक अलग बात लिखी जाती थी, भारत के संविधान के अलावा जम्मू कश्मीर के संविधान में। कहने का मतलब भारत के लोगों के ऊपर प्रावधान कुछ और थे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए संविधान जो बना हुआ था उसके अनुसार कुछ और थे। अब भारत का ही एक अंग हो गया, भारत का ही एक भूभाग हो गया जिसको अभिन्न अंग के नाम से नहीं पुकारा जाता। तो उसके बाद में कुछ परिवर्तन हुए हैं हमारे सदस्य संख्या के अंदर। क्या है गौर से समझिएगा। 530 राज्यों से आते थे, आप पुराने वीडियो देखेंगे तो उनके अंदर 530 राज्यों से बता रखा है, मैं भी बता रहा हूं 530 तो राज्यों से आते थे। वर्तमान में राज्यों से जो सदस्य संख्या है वो 524 है। वर्तमान में राज्यों से सदस्य संख्या कितनी है 524 है। इसे ध्यान रखिएगा, बदला है, देखो 530 से 524 बोल रहा हूं मैं। और केंद्र शासित प्रदेशों से जो पहले 13 हुआ करते थे, जो पहले 13 हुआ करते थे, अब वर्तमान में कितने हैं 19 है। टोटल होने चाहिए 20, 545 में 530 और 20 और 2 तो 545 हो गए। इस केंद्र शासित प्रदेश में से पहले थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं 19 किस प्रकार से हैं आप देखिए। इसके अंदर आप देखेंगे 7 तो है दिल्ली से, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो 7 सदस्य लोकसभा के दिल्ली से जाते हैं। 5 देखिए जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर से, 5 सदस्य जाएंगे जम्मू और कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर के भी चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या इस प्रकार से निर्धारित की गई है। और एक देखो ये लद्दाख में बन गया तो एक लद्दाख से जाएगा और 6 अन्य हैं, 6 अन्य वो केंद्र शासित प्रदेश जहां से एक एक सदस्य जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप इनको काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 545 की संख्या नजर मिलेगी आप लोगों को। तो ये जो है ये नया प्रावधान है और एंग्लो इंडियन जो सदस्य हैं वो अब नहीं रहेंगे 126वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये एक नया अपडेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और अपनी कॉपी में से नोट डाउन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद में स्थितियां बदल गई हैं। इसके बाद में आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात क्या है, आगे की बात है साहब कि हमने लोकसभा के बारे में बात करी, लोकसभा के बारे में जाना। अब लोकसभा के अंदर अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे तो साहब उसके आयु के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए, क्योंकि बहुत बार उसकी आयु को लेकर क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो यहाँ देखिए
अगर लोकसभा के सदन के लिए कोई व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी पेश करे तो उसे कम से कम 25 साल की आयु प्राप्त होनी चाहिए। मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी बात, यहां पहले जो मतदाता हुआ करता था हमारे देश के अंदर, जब हमारे देश के अंदर संविधान व्यवस्था बनी थी तो हमारे संविधान ने निर्धारित किया था कि मतदाता की जो आयु होगी वो आयु कितनी होगी, 21 वर्ष थी। पहले मतदान डालने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में ये आयु कितनी है दोस्तों? वर्तमान में ये आयु 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष। ये कब बदली गई, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में जो मतदाता की आयु 18 वर्ष है ये कब बदली गई। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमारे संविधान में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान और संशोधन हुआ था। आपसे पूछ ले 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1989 के अंदर हुआ था, 1989 के अंदर। 1989 में किसकी सरकार थी? तो ध्यान रखिएगा, 1989 में राजीव गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की। तो राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 1989 में 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया और 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदाता की जो आयु है उसको 21 वर्ष से हटाकर और 18 वर्ष की गई और वर्तमान में यही है। वर्तमान में मतदान डालने की मतदाता की आयु कितनी है? 21 वर्ष है। और चुनाव लड़ने के लिए सांसद की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए, इसमें से भी सवाल आ जाता है। इसके बाद में अगली बात करते हैं। अगली बात ये है कि देखिए, लोकसभा के अंदर जब सरकार बनाई जाती है तो उसे बहुमत के लिए एक आंकड़ा चाहिए होता है। आपसे पूछ लिया जाता है सरकार बनाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य की जरूरत होती है। तो न्यूनतम सदस्य जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है 273। ये क्या है? ये जादुई आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा है। अगर किसी सरकार को सरकार बनानी हो तो उसे बहुमत के लिए लोकसभा के 273 सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुमत का आंकड़ा है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपसे पूछ ले लोकसभा की गणपूर्ति संख्या क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि लोकसभा की गणपूर्ति संख्या क्या है। तो लोकसभा की गणपूर्ति संख्या जो है, आपसे पूछ ले गणपूर्ति, दो नाम से आता है ये सवाल, और एक पूछता है कोरम। कोरम क्या है और गणपूर्ति क्या है? देखिए, कोरम तो एक संख्या के रूप में पूछा जाएगा। कोरम जो है वो एक संख्या के रूप में पूछा जाएगा और गणपूर्ति होती है वो भिन्न के अंदर पूछी जाएगी। भिन्न, भिन्न का मतलब क्या है? अंश और हर के रूप में। तो आपसे पूछ ले गणपूर्ति कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 1/10 है। संसद की जो सदस्य संख्या है उसका 1/10 हिस्सा गणपूर्ति के रूप में माना जाता है। कोरम संख्या क्या है? तो कोरम संख्या ध्यान रखिएगा 55 है। कितनी है? 55 है। आपसे पूछ ले राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या क्या है, तो उसके लिए भी 1/10 ही है। आपसे पूछ ले लोकसभा की गणपूर्ति संख्या क्या है, उसके लिए भी 1/10 है। 1/10 है क्या? तो देखो, अपन इसको भी समझ लेते हैं। अपनी जो सदस्य संख्या है वो 550 और प्लस 2 है। हमारे लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 प्लस 2, इसका मतलब टोटल कितनी हो गई? 552 हो गई। अब 550 निर्वाचित होके आते हैं तो 550, ये 500 और 50, इसका 1/10, 1/10 गणपूर्ति है। तो काट दीजिए 0 से 0, कितना हो गया? 55 हो गया। तो ये 55 क्या है? ये आपकी कोरम संख्या है। एक सवाल आपका इसमें से आ जाता है। इसके अलावा क्या है लोकसभा में? इसके अलावा देखो, उत्तरदायित्व से संबंधित सवाल आता है कि लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है। आपातकाल के अंदर भी लोकसभा के बारे में सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं आपातकाल में तो। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात तो जरूर से जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा की बात हो ही नहीं सकती अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बिना। तो इसके अलावा धन विधेयक लोकसभा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को भी लेके आएंगे अपन, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं आप लोगों के लिए ज्यादा ना हो जाए, तो एक बार वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे की बात लेके आएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं ऐसी ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाएंगे, मैं नहीं चाहता किसी भी प्रकार की बातें प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से
जो महत्ता रखती है, अपना इंपॉर्टेंस रखती है, उसे मैं छोड़ दूं। ऐसा लगता है कई बार वीडियो बड़ा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसे पार्ट में बना देंगे। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए। और मेरा निवेदन है आप लोगों से, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रही है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे भी ज़बरदस्त और शानदार बातें लेके आते हैं। तब तक के लिए जय श्री श्याम। थैंक यू वेरी मच।